नमस्कार। 9वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक का दूसरा अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का आज हम चौथा भाग करेंगे, पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 3 में या भाग 3 में हमने आपको बताया था कि ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें तो जो किसान थे वो अपनी सारी की सारी ज़मीन को इकट्ठी कर लेते थे और बाद में फिर किसानों की ज़रूरत, तो जिसको वो कम्यून कहते थे, जो सारी की सारी प्रक्रिया थी, और फिर उसको ज़मीन को किसानों की ज़रूरतों के अनुसार बांट दिया जाता था। इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में 1900 के लगभग जो समाजवादी थे काफ़ी सक्रिय थे और उन्होंने एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो इस पार्टी ने ये मांग की थी कि जो सामंत है, सामंतों के जो कब्जे में ज़मीन है, उस ज़मीन को छीनकर किसानों में बांट दिया जाना चाहिए। अभी तक हम ये कर चुके हैं। एक नई पार्टी बन गई थी जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। तो आपने याद रखना है इस चीज़ को। आगे आज हम इसका भाग 4 करेंगे। लेकिन किसानों के सवाल पर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी के कुछ लोग सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के विचारों से सहमत नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पार्टियां के नाम आ रहे हैं। किसानों से संबंधित जो पार्टी थी वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी जिसकी स्थापना 1900 में ग्रामीण इलाकों में की गई थी। और इससे पहले एक और पार्टी का नाम आ रहा है, वो थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। अगर आपके याद हो पार्ट 2 में, अगर आप इस पूरे के पूरे पाठ को सीरियल के अनुसार देख रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं हर स्लाइड्स का क्या हो रहा है, तो ये पार्टी जो है पहले बन चुकी थी। तो किसानों के जो सवाल था उस पर जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, अगर आपके याद हो, क्योंकि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी किसानों को चाहती थी कि जो सामंत है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो उनसे छीनकर किसानों में बांट दी जानी चाहिए। लेकिन किसानों के सवाल पर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के विचार कुछ अलग प्रकार के। दोबारा फिर थोड़ा सा हम बता देते हैं। पीछे बताया जा चुका है कि 1883 में मार्क्स के एक अनुयायी जॉर्जी प्लेखानोव ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। पार्ट 2 में हमने ये बताया था कि समाजवादी विचारों के जो लोग थे उनको एक जगह पर एकत्रित करने के लिए जो मार्क्स के अनुयायी थे, उन्होंने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1883 में किया था। 1898 में यह पार्टी दूसरे समाजवादी गुटों से मिलकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बन गई थी। तो इसके जो कुछ लोग थे उनके विचार किसानों से के बारे में सही नहीं थे। रशियन, दोबारा फिर मैं बोल रहा हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये आपने नाम याद रखना है इस पार्टी का, क्योंकि आगे इस पार्टी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के कुछ लोग जिनका नेता व्लादिमीर लेनिन था, का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे चाहते थे किसान पहले क्रांति करेंगे, लेकिन लेनिन का मानना था कि जो किसान है उनमें एकजुटता नहीं, वे बटे हुए। जबकि जार के शासन को खत्म करने के लिए पार्टी का अनुशासित होना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी को समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जबकि सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी मानती थी किसानों को क्रांति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जबकि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में जो कुछ लोग थे और जिनका नेता व्लादिमीर लेनिन था, वो चाहते थे कि किसानों को समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये व्लादिमीर लेनिन है, बाद में इनका महत्वपूर्ण रोल आएगा। ये चित्र है उनका, व्लादिमीर, क्योंकि रूस में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्रांति में। दूसरी ओर इस पार्टी के कुछ लोगों का मानना था, इसी पार्टी की जो हम बात कर रहे हैं, कि सभी को पार्टी का सदस्य बनाया जाना चाहिए। कुछ लोग चाहते थे किसानों को पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए,
जब किसी पार्टी के कुछ लोग चाहते थे कि सभी को पार्टी का सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर यह पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई। जो भाग बहुमत में था, बहुमत का मतलब है जो ज़्यादा संख्या में थे, उसे बोल्शेविक कहा गया उनकी भाषा में। इनका नेता व्लादिमीर लेनिन था। और जो भाग अल्प में मत में था, यानी कि जो संख्या में कम था, पार्टी में जिन लोगों की संख्या कम रह गई थी, जो किसानों के समर्थन में थे, उसे मेनशेविक कहा। इस प्रकार जो पार्टी थी वो दो भागों में बंट गई, एक बोल्शेविक बन गई और एक मेनशेविक बन गई। 1904 का साल रूस के मजदूरों के लिए बहुत बुरा था। क्यों बुरा था? इस साल जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मजदूरों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया। 1904 की बात हम कर रहे हैं। मजदूर जो हैं वो पूरी तरह से अपनी मजदूरी पर निर्भर करते हैं, लेकिन बड़ा बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण मजदूरों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया। अगले कुछ महीनों में सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से भी ज़्यादा मजदूर, काम के घंटे हमने पीछे देख चुके हैं, काम के घंटे 10 से लेकर 12 घंटे तक के होते थे और कठिन परिस्थितियों में उनको काम करना और मजदूरी बड़ी कम दी जाती थी। तो उसी 1904 में ही बहुत सारे जो सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से भी ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे करने, वेतन में वृद्धि करने तथा काम करने की स्थितियों में सुधार करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले। 1,10,000 श्रमिक। मांग जायज़ थी उनकी, काम के घंटे घटाने की मांग कर रहे थे, 8 घंटे किए जाने चाहिए, वेतन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और काम करने की स्थितियों में सुधार करना चाहिए। तो इस बात को लेकर वो हड़ताल पर चले। मजदूरों में असंतोष बढ़ता जा रहा क्योंकि उनकी बात नहीं सुन रहे थे कोई भी। सीधे साधे मजदूरों को लगा, जो बेचारे थोड़े से सीधे साधे थे, जो हड़ताल में विश्वास नहीं रखते थे, उनको लगा कि यदि वे अपनी फरियाद जार तक पहुंचा दें तो राजा उनकी बात जरूर सुनेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बीच में जिनको लगता है कि अपनी बात अगर वो राजा तक पहुंचा दे तो शायद राजा उनकी बात को सुन ले। इसलिए उन्होंने एक आवेदन पत्र, जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, प्रार्थना पत्र तैयार किया, जिसमें कुछ मांगे उन्होंने रखी। 8 घंटे प्रतिदिन काम करने, 1 रूबल, रूबल जो है वहाँ की रूस की मुद्रा का नाम है, 1 रूबल प्रतिदिन मजदूरी तय करनी, अधिकारी वर्ग के विरुद्ध शिकायतें सुनने जैसी मांग, क्योंकि उस समय जो किसी अधिकारी के विरुद्ध वो शिकायतें करते थे तो उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती। तो एक आवेदन पत्र उन्होंने मजदूरों ने तैयार किया। पहले तो उन्होंने सोचा कि अगर जार तक अपनी बात पहुंचा दें तो शायद जार उनकी बात को सुन लेगा। तो उन्होंने कुछ मांगे उसमें रखी। 8 घंटे प्रतिदिन काम करने, 1 रूबल, 1 रूबल उस जमाने में बड़ी चीज़ होती होगी, आज तो कुछ नहीं है, प्रतिदिन मजदूरी तय करने और अधिकारी वर्ग जिनको वो शिकायतें सुनते हैं सुनने की जैसी मांगे रखी। 22 जनवरी 1905 को रविवार का उस दिन था। तो 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन पादरी गैपोन, नाम है, पादरी थे, गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस या एक समूह जब इस आवेदन पत्र को देने के लिए जार के महल के सामने पहुंचा तो पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चलाई। तो जार के जब महल के पास पहुंचे तो पुलिस जो है या फिर सेना वहां पर खड़ी थी। जब मजदूर पहुंचे वहां पर तो उन्होंने, सैनिकों ने मजदूरों पर गोलियां चला दी। ये गैपोन है जो फादर थे, या जिसको हम पादरी कहते हैं, पादरी गैपोन, उनका चित्र है। इसको लेकर नेतृत्व में इसको आगे आगे करके मजदूर चले थे तो शायद राजा उनकी बात को सुन लेगा। इस गोलीबारी में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, जो गोलियां चली, तथा 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कई बार आपके पास छोटा सा लेख आता है कि खूनी रविवार की घटना क्या थी, तो तब आपने ये लिखना पड़ेगा कि 1904 में जरूरी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मजदूर हड़ताल पर चले गए। बाद में कुछ मजदूरों को लगा कि यदि वे अपनी मांगों को राजा के सामने रखेंगे तो राजा उनकी बात जरूर सुनेगा। इसलिए बहुत सारे मजदूर 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन पादरी गैपोन को लेकर राजा के महल के सामने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिसमें काफ़ी सारे 100 के लगभग मजदूर मारे गए और 300 घायल हुए।
इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चित्र हैं उस समय के बने हुए, अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी की सारी जो है वो सेना या पुलिस के लोग खड़े हैं, और जब ये मजदूर पहुंचे तो इन पर गोलियां चला दी गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए। ये भी एक ब्लैक एंड वाइट चित्र है, इसमें दिखाया गया है। सामने अगर आप ये देख रहे हैं, बंदूकें लेकर खड़े हैं और वो उधर मजदूर आप देख रहे हैं। 1905 की खूनी रविवार की घटना ने लोगों में गुस्सा भर दिया और उन्होंने क्रांति कर दी। जब लोग राजा के शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए, सारे देश में हड़तालें होने लगी, विद्यार्थी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा मध्य वर्ग के मजदूरों ने संविधान सभा का गठन करने की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर। तो उसके क्योंकि संविधान है ही नहीं था, राजा संविधान के अनुसार नहीं चलता था, तो सभी के सभी लोग इस घटना से व्याकुल हो गए और उन्हें हड़ताल कर दी। सारे देश में हड़ताल हुई और मध्य वर्ग ने मतलब उन्होंने ये तय किया कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए ताकि देश का संविधान बनाया जा सके और संविधान के अनुसार देश को चलाया जा सके। तो संविधान सभा का, क्योंकि संविधान का जो निर्माण करेगा वो कोई ना कोई संविधान सभा करेगा, यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर। 1905 की इन घटनाओं से घबराकर जार ने एक निर्वाचित सलाहकारी संसद, जिसको वहाँ पर ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, के गठन की सहमति। तो जब सारे देश में हड़तालें हुई तो जार उस घटना से घबरा गया, उस बात से घबरा गया और 1905 में उसने एक अपने आप को सलाह देने के लिए, जार को सलाह देने के लिए हामी भर दी और ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी। इस प्रकार रूस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि वहाँ राजा का शासन तो था, लेकिन राजा अब अपनी मर्जी से शासन नहीं चलाएगा बल्कि संविधान के अनुसार शासन चलाएगा। और जब किसी देश में राजा होता है और वो संविधान के अनुसार शासन चलाता है तो उसको हम कहते हैं संवैधानिक राज। अब अपनी मतलब मनमर्जी, राजा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता था, उसे संविधान के अनुसार चलना था। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन जार ने ड्यूमा को ठीक प्रकार से काम कर, क्योंकि जार पहले से ही किसी के नियंत्रण में नहीं था, तो जब उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई संविधान बनाया जाएगा तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो ड्यूमा बना दी गई थी, जिसके कानून बनाने की जिम्मेदारी राजा को सलाह देने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको हम संसद कह सकते हैं, तो उसने जार ने ड्यूमा को ठीक प्रकार से काम नहीं करने दिया। पहली ड्यूमा को उसने 75 दिनों के भीतर ही बर्खास्त कर दिया। 75 दिन तक ही चली और उसके बाद उसको उसकी सिफारिशें अच्छे नहीं लगी और उसने उसको 75 दिनों में ही बर्खास्त कर दिया और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। तो इस प्रकार जो राजा को सलाह देने के लिए जो ड्यूमा बनाई गई थी, सलाहकारी संस्था या संसद बनाई गई थी, जिसका वहाँ पर ड्यूमा कहते हैं, राजा ने उसको ठीक प्रकार से काम नहीं करने दिया। पहली को 75 दिनों में बर्खास्त कर दिया और दूसरी को 3 महीने मतलब 90 दिनों के अंदर अंदर बर्खास्त कर दिया। वास्तव में जार अपने ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहता था, इसलिए बाद में उसने मतदान कानूनों में बदलाव करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया जो उसके कहने पर चलते थे। क्योंकि नई ड्यूमा बनती थी उसमें मध्य वर्ग के लोग होते थे जो राजा को सलाह देते थे, और राजा ऐसा व्यक्ति था जो अपनी सलाह के अनुसार काम करना पसंद करता था। तो जो तीसरी ड्यूमा बनी उसने उसमें रूढ़िवादी लोगों को भर दिया। रूढ़िवादी हमने देखा है जो पुराने ढर्रे पर चलते हैं, समाज में किसी प्रकार का ज़्यादा बदलाव करने के पक्ष में नहीं होते हैं। तो जो तीसरी ड्यूमा उसने जार ने बनाई उसमें रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया जो उसके कहने पर चलते थे। तो इस प्रकार राजा को सलाह देने के लिए ड्यूमा तो बनाई गई थी, लेकिन राजा उसकी सलाह नहीं मानता था